हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3 जून के करंट अफेयर के सेशन में। तो आज हम 3 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें, आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कैंपेन से, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को हम शॉर्ट में केसीसी भी बोलते हैं, तो इससे कितने करोड़ किसानों को फ़ायदा होगा। इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है और इससे 1.5 करोड़ जो डेयरी किसान यानी कि जो दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए किसान हैं उनको लाभान्वित करने की योजना केंद्र सरकार की है। इससे क्या, किसान क्रेडिट कार्ड से होता क्या है कि किसान जो होते हैं वह अपने आसपास के सहकारी या ग्रामीण बैंकों से जो है कम ब्याज पे लोन ले सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू वही होता है। और बाकी अगर बात डेयरी की हो रही है तो अभी अभी 2 दिन पहले यानी 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था। और वर्ल्ड मिल्क डे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, तो वो मनाती है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है इटली, रोम में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किन किन प्रदेशों को वन नेशन वन राशन स्कीम के अंतर्गत लाया गया। अभी पिछले साल जो है केंद्र सरकार की एक योजना थी कि एक जो राशन कार्ड है ऐसा अब नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्रदेश में चलेगा, बल्कि एक राशन कार्ड जो है वह अब एक ही राशन कार्ड वन राशन कार्ड जो होगा वह पूरे नेशन में काम करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के हैं और अगर आप मान लीजिए दिल्ली या गुजरात में रहते हैं तो आपका सेम राशन कार्ड जो है आपको सिर्फ आधार से लिंक कर देंगे और आपका आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार पंजीकरण हो जाएगा। और वहाँ पे जाके जब आप अपना अंगूठा लगाएंगे यानी बायोमेट्रिक जब आपका किया जाएगा तो उसके अंतर्गत आपका जो पहचान है वो वहाँ पे क्लियर करके और फिर जो है आपको राशन उसी स्टेट में मुहैया करा दिया जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि अब स्टेट टू स्टेट जो है राशन कार्ड नया नया बनवाने का जो आपका बाध्यता है वो ख़त्म हो जाएगी और एक ही राशन कार्ड जो है पूरे प्रदेश में कहीं पूरे देश में कहीं भी जाए काम करेगा। तो इसके अंतर्गत अभी कौन कौन से नए स्टेट्स को जोड़ा गया है, तो उनमें जो है मेनली तीन स्टेट जोड़े गए। कौन कौन से, तो उड़ीसा, सिक्किम एंड मिज़ोरम। उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम को इसके अंतर्गत लाया गया। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेट जो हैं उनको इसके अंतर्गत लाया जा चुका है। तो उनमें मुख्य जो नाम है कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, पहला आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो स्टेट हैं इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तो इसके जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय किसके अंतर्गत है, यानी कि कौन इसके मंत्री हैं, तो उसके मंत्री हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जो है वह मंत्रालय उनके अंतर्गत में जो है पीडीएस सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ना, वह रामविलास पासवान के अधीन आता है। वही हमारे खाद्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी कुछ चीज़ें जानने को मिली। बाकी कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है, बाकी स्टेट है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है PS तमांग। ये आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो होते हैं उनको बार बार पूछा जाता है। तो सिक्किम के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो है वह सिक्किम के गवर्नर हैं। और अगला स्टेट है मिज़ोरम। तो मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है P जोरमथंगा एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अगला देखिए, एक चीज़ और बता दूँ उड़ीसा स्टेट से संबंधित। उड़ीसा में अभी अभी एक शहर है जिसको कंप्लीट रूप से सोलर एनर्जी पे चलाने का फैसला लिया गया और वहाँ के एक मंदिर को कंप्लीट सोलर कर दिया गया। तो वो कौन सा शहर है, वो है कोणार्क, है ना। कोणार्क मंदिर जो है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसको जो है अभी अभी कंप्लीट रूप से वो जो है सोलर एनर्जी से फंक्शन करेगा। यानी कि जो भी कुछ वहाँ काम होगा सब सोलर एनर्जी से किया जाएगा। तो ये कोणार्क मंदिर वैसे भी काफ़ी फेमस है उड़ीसा में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
स्टार्टअप ब्लिंक के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है, स्टार्टअप ब्लिंक के अनुसार भारत की रैंकिंग है वह ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, यानी कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए वो भारत की रैंकिंग इस स्टार्टअप ब्लिंक जो संस्था है इसके अनुसार क्या है। तो इसके अनुसार भारत की रैंकिंग जो है इस बार 7 स्थानों की गिरावट आई है और भारत जो है 16 से 23rd पे पहुंच गया, यानी कि 16वें स्थान से भारत का स्थान जो है वह 23वां हो गया है। और इस रैंकिंग को जारी किसने किया, यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को जारी किसने किया, तो स्टार्टअप ब्लिंक ने। स्टार्टअप ब्लिंक, तो अगर भारत की रैंकिंग आई है 23rd, तो पहली रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड रैंक है यूके की, और थर्ड रैंक है इजराइल की। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अभी अभी कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है अभी अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी एक और चीज़ याद रखना है कि इस स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत के चार सिटी जो हैं, 4 बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उनका नाम जो है टॉप 100 में आया है। टॉप 100 में भारत की 4 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, तो पहली है बेंगलुरु का रैंकिंग क्या है, तो 14th। पहली जो सिटी है उसका नाम है बेंगलुरु, रैंकिंग 14th। दूसरी सिटी है दिल्ली की रैंकिंग है 15 एंड तीसरी सिटी है मुंबई की रैंकिंग है 22nd। और चौथी सिटी है हैदराबाद, और हैदराबाद की रैंकिंग बहुत ही ख़राब रूप से गिरी है 96। तो चलिए ठीक है, इसमें तो भारत की रैंकिंग जो बताया गया है स्टार्ट ब्लिंक में कि गिर के 23rd हो गई है। अब आपको मुझे बताना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अभी कुछ दिनों पहले जारी किया गया है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग कितनी है, ठीक है, भारत की रैंकिंग क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूडीज़ के अनुसार भारत की जीडीपी 2021 में कितनी रहेगी, कितने रूप से कम होगी, है ना। तो मूडीज़ के अनुसार अभी कुछ दिनों पहले क्रिसिल ने बताया था कि भारत की जो जीडीपी होगी 2021 में वो 5% से क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी सिकुड़ जाएगी, यानी कम हो जाएगी। वैसे ये मूडीज जो है एक एजेंसी है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी कितने से गिरेगी, तो उस भारत की जीडीपी जो है 4% से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कि एमएसएमई को लोन मुहैया कराने के लिए, एमएसएमई जो होते हैं उनको लोन मुहैया कराने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं, यानी कि मध्यम लघु उद्योग जो होते हैं, यानी कि इस माइक्रो स्मॉल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको लोन देने के लिए एक कमेटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई है, उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता होगा कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया उसमें 3 लाख करोड़ जो है वह एमएसएमई सेक्टर को दिया गया। ठीक है, तो एमएसएमई सेक्टर को दिया गया, तो अब इस एमएसएमई सेक्टर के उस लोन को जो 3 लाख करोड़ था उसको बांटने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, तो उसका प्रेसिडेंट हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह उसके प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी कि उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और बाकी अब एमएसएमई से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि अभी अच्छा बताइए एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो एमएसएमई के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वह हैं नितिन जयराम गडकरी एंड इसके स्टेट मिनिस्टर हैं प्रताप सारंगी जो है इसके स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी हो गया एमएसएमई। अब अभी कुछ एक दिन पहले ही एमएसएमई जो होता है इसका नया डेफिनेशन बताया गया, यानी कि कौन से जो एंटरप्राइजेस हैं यानी कौन से उद्योग हैं वो एमएसएमई में आएंगे, तो उसका मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में। देखिए, अगर कोई भी उद्योग है उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें जो आप कैपिटल लगाते हो, जो आप पैसा लगाते हो 1 करोड़ है और उसका सालाना टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ है, तो वो क्या होगा, माइक्रो होगा, यानी कि सूक्ष्म कहलाएगा। ठीक है, अगला, अगर आप उसमें 10 करोड़ लगाते हो और सालाना टर्नओवर 50 करोड़ का होता है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल यानी कि लघु। और अगर आप उसमें 50 करोड़ लगाते हो और 250 करोड़ सालाना का टर्नओवर करते हो तो उसको हम बोलेंगे मीडियम यानी कि मध्यम उद्योग बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि स्मॉल के लिए 10, 1 और 10 का है, स्मॉल के लिए 10 और 50 का है, और मीडियम के लिए 50 और 250 का है। ठीक है, तो इतना सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
तो इस क्वेश्चन से हमने इतना कुछ सीखा। अगला अब है कि लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए। लक्ष्मी विलास बैंक जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए। तो इनका सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसको नियुक्त कौन करता है। तो इसको नियुक्त करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। ठीक है, तो इसे लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए सुब्रमण्यम सुंदर। सुब्रमण्यम सुंदर इसके एमडी एंड सीईओ बनाए गए। और ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर चेन्नई में है। लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसका जो टैग लाइन है लक्ष्मी विलास बैंक का, जो टैग लाइन है वह है कि द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना कुछ आपको जानना था। अगला क्वेश्चन है कि पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट और अन्य उपकरणों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ उपकरण किसने विकसित किया। ये एक उपकरण है अल्ट्रा स्वच्छ, इसका नाम है। तो इसको किसने विकसित किया है ये आपको बताना है। तो ये किया है डीआरडीओ। और डीआरडीओ के अंदर, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है INMAS। INMAS है ना, उसने किया है। तो INMAS इसका भी फुल फॉर्म होता है। INMAS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और बाकी डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका, डीआरडीओ का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ, तो दिल्ली में मिलेगा। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के चीफ हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जयंती लाल ननोमा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित रखते थे। तो ये तीरंदाजी से संबंध रखते थे जयंती लाल ननोमा, यानी भारत के तीरंदाजी टीम के कोच थे ये। ठीक है, इनका एक रोड एक्सीडेंट में इनका देहांत हो गया। ओके, और अभी हमारे भारत की आर्कियोलॉजिकल जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि तीरंदाजी संघ है, इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा इसके हेड हैं। और अर्जुन मुंडा का कंस्टिट्यूएंसी है खूंटी झारखंड। खूंटी झारखंड जो है इनकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक किसने लॉन्च किया। यानी कि मोदी सरकार के दूसरे टर्म के पहले साल पे एक बुक लॉन्च किया गया। इसका नाम है कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर, है ना। तो इस पुस्तक को किसने लॉन्च किया, तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। और वह जो है एनवायरमेंटल मिनिस्टर भी वही हैं, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और बाकी कुछ डे होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड ड्यूगोंग डे, वर्ल्ड ड्यूगोंग डे कब मनाया गया, 28 मई को। 28 मई को वर्ल्ड ड्यूगोंग डे यानी कि वर्ल्ड सी काऊ जो होता है, समुद्री गाय जो होती है, उसको वो अब एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उसको संरक्षण के लिए यह दिन मनाया जाता है। 28 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी कि माता पिता को डेडिकेटेड एक दिन होता है। यूनाइटेड नेशन ने इसको डेजिग्नेट किया है, यानी यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो ये जो है मनाया गया 1 जून को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटारेस। एंटोनियो गुटारेस जो है इसके चीफ हैं और ये पोर्चुगल के यानी पुर्तगाली हैं। ठीक है, तो ये रहा 3 जून का टोटल करेंट अफेयर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें और चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।